हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन मेथड्स के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे रूट कॉज एनालिसिस के बारे में, 5 वाई एनालिसिस के बारे में, फेलर मोड इफेक्ट एनालिसिस के बारे में, बो टाई एनालिसिस के बारे में, फिश बोन एनालिसिस के बारे में, फॉल्ट ट्री एनालिसिस के बारे में और इवेंट ट्री एनालिसिस के बारे में। तो ये जो सारी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो मेथड्स है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं रूट कॉज एनालिसिस के बारे में। इसमें हम 5 वाई जो एनालिसिस एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो मेथड है उसके बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि रूट कॉज एनालिसिस यानी कि होता क्या है उसके बारे में। तो रूट कॉज एनालिसिस जो है एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें जो है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसके रूट कॉज को हम डिस्कवर करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि उसके लिए जो है हम एप्रोप्रिएट क्या सॉल्यूशन जो है वो ले सकते हैं। तो रूट कॉज एनालिसिस का पहला गोल ये होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर इवेंट है उसके रूट कॉज को हमें डिस्कवर करना होता है। तो ये इसका पहला गोल होता है। सेकंड गोल ये है कि जो भी रूट कॉजेस है उसके अंदर जो भी इश्यूज है तो उस इश्यूज को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे कॉम्पनसेट कर सकते हैं या फिर हम उससे क्या लर्न कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, यह हमें फुल्ली वहां पर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये यहाँ पर इसका सेकंड गोल है। और थर्ड गोल ये है कि जो भी हमने अभी एनालिसिस किया है तो इससे हमने जो भी सीखा है तो उसके ऊपर जो है अभी हमें अप्लाई करना है ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो रूट कॉज है, ये जो इवेंट है ये दोबारा अभी फ्यूचर में रिपीट ना हो तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये जो है ये इसका थर्ड मेन गोल है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रूट कॉज एनालिसिस यानी कि होता क्या है। चलिए अब जानते हैं वाई वाई एनालिसिस, जिसे हम 5 वाई एनालिसिस या फिर 5W एनालिसिस भी कहते हैं, उसके बारे में। तो वाई वाई एनालिसिस या फिर 5 वाई जो एनालिसिस है ये ऐसा मोस्ट यूजफुल टूल है कि जिसकी मदद से जो है हम रूट कॉज को जो है वो फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हम पूछते हैं वाई ऐसा क्यों हुआ है। और ये हम तब तक पूछते हैं जब तक रूट कॉज तक हम पहुंच नहीं जाते हैं तब तक। तो इस प्रोसेस में जो है हम 5 वाई का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम जो है वो 5 टाइम्स तक यानी कि 5 बार जो है हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, वाई ऐसा क्यों हुआ है। और ये हम तब तक पूछते हैं जब तक जो भी रूट कॉज है वो हमें पता नहीं चल जाता है तब तक। यानी कि जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो 5 वाई एनालिसिस। तो पहले हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, उससे अगर हमें उसका रूट कॉज पता चलता है तो सही है, अदरवाइज हम दोबारा पूछते हैं कि ऐसा भी क्यों हुआ है। फिर वो जो क्वेश्चन का वो आंसर देते हैं तो हम रिपीटेडली दोबारा उसको पूछते हैं कि ऐसा भी क्यों हुआ है। और ये हम 5 टाइम्स तक जो है पूछते हैं जब तक हमें उसका रूट कॉज जो है वो पता नहीं चल जाता है तब तक। तो इसको जो है हम आगे में एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि इस वाई वाई एनालिसिस या फिर 5 वाई एनालिसिस के क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में। तो इसकी मदद से जो है प्रॉब्लम्स के जो भी रूट कॉज है उसको हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये इसका पहला बेनिफिट है। फिर उसके बाद है कि इसके थ्रू हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक जो प्रोसेस है वो कैसे कारण बनती है चेन ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए, यानी कि एक प्रोसेस की वजह से जो है कई सारे जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो वहां पर क्रिएट होते हैं। ऐसी चेन जो है हमें यहाँ पर पता चलती है। फिर उसके बाद है कि इसकी मदद से जो है डिफरेंट जो भी रूट कॉजेस है उसके बीच में क्या रिलेशंस है वो भी हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड इवैल्यूएशन टेक्निक्स है रूट कॉज को फाइंड आउट करने का तो उसके मुकाबले जो है ये हाईली इफेक्टिव है। तो ये जो है ये इसके मेन बेनिफिट्स है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो एग्जाम्पल है कि फ्लोर के ऊपर जो है वो पानी की वजह से जो है वो गड्ढा हो गया है, यानी कि पानी का जो गड्ढा है वो फ्लोर के ऊपर है। तो ये जो है एक ऐसी प्रॉब्लम्स है। अभी हमें इस प्रॉब्लम का क्या रूट कॉज जो है वो फाइंड आउट करना है, वो भी वाई वाई एनालिसिस यानी कि 5 वाई एनालिसिस का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले जो है आप वहां पर जाकर किसी वर्कर को जो है आप ये सवाल पूछते हो कि पानी का जो गड्ढा है यहाँ पर फ्लोर के
ऊपर ये क्यों हुआ है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होता है, पहला वाई होता है। तो उसके ऊपर वो जवाब देता है कि ऊपर का जो पाइप है वो लीकेज हुआ है जिसके कारण ये हुआ है। फिर उसके आंसर के बाद दोबारा जो है आप पूछते हो कि ऐसा क्यों हुआ है। तो फिर वो आंसर देता है कि पाइप में जो है वाटर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो है ऐसा हुआ है। फिर उसके आंसर के बाद जो है आप तीसरी मर्तबा उससे पूछते हो कि ऐसा क्यों हुआ है। फिर उसके बाद वो आपको आंसर देता है कि कंट्रोल जो वॉल है वो वहां पर फॉल्टी है। तो इसके ऊपर भी आप जो है आप उसको सवाल पूछते हो कि फॉल्टी वहां पर कंट्रोल वॉल क्यों है। तो उसके ऊपर भी वो आंसर देता है कि कंट्रोल वॉल जो है उसको टेस्टेड नहीं किया जा रहा है। और फिर ये आंसर के बाद भी जो है आप पांचवी मर्तबा उससे पूछते हो कि ऐसा क्यों है। तो इसके ऊपर भी जो है वो आंसर देता है कि ये जो कंट्रोल वॉल्स का जो मेंटेनेंस है ये मेंटेनेंस शेड्यूल में जो है वो नहीं है जिसके कारण ये ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर इसका रूट कॉज जो है वो पता चलता है कि जो भी मेंटेनेंस शेड्यूल्स है कंट्रोल वॉल का तो वो यहाँ पर रेगुलर बेसिस के ऊपर नहीं हो रहा है क्योंकि मेंटेनेंस शेड्यूल में जो है इस कंट्रोल वॉल को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये जो है ये आपको यहाँ पर रूट कॉज जो है ये पता चल जाता है। तो हमें जो है यहाँ पर इसका जो रूट कॉज है इसके ऊपर फोकस करना है, यानी कि हमें रेगुलर मेंटेनेंस में जो है इसको लाना है, तभी जो है हम इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है कि आप जो है रेड जो लाइट है यानी कि ट्रैफिक सिग्नल का जो रेड लाइट है उसको आप क्रॉस करते हो और गाड़ी जो है वो तेज भगाते हो। तो आगे में जो है आपको ट्रैफिक पुलिस वाला जो है वो पकड़ लेता है। तो वो आपसे सवाल पूछता है कि आप जो है रेड लाइट को यानी कि सिग्नल को जो है वो क्यों क्रॉस किया और आप जो है इतने तेजी से क्यों गाड़ी चला रहे हो। तो यहाँ पर उसने पहला जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसके ऊपर आप आंसर देते हो कि मुझे जो है काम के लिए लेट हो रहा है इसलिए जो है मैंने सिग्नल को क्रॉस किया है। तो इसके ऊपर जो है वो दोबारा आपको क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा तुमने क्यों किया है। तो इसके ऊपर जो है वो आंसर देता है कि मैं सोकर जो है वो लेट उठा था। फिर उसके बाद वो तीसरी मर्तबा पूछता है कि तुम लेट क्यों उठे थे। तो उसके ऊपर वो आंसर देता है कि मेरा जो अलार्म था वो काम नहीं कर रहा था। फिर चौथी मर्तबा जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके ऊपर भी जो है आप आंसर देते हो कि अलार्म की जो बैटरी थी वो डेड हो चुकी थी, वो एग्जॉस्टेड हो चुकी थी, वो काम नहीं कर रही थी। तो इसके ऊपर भी जो है वो पांचवी मर्तबा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके ऊपर आप आंसर देते हो कि उसकी अलार्म की जो बैटरी है वो मैं चेंज करना भूल गया था या फिर मैंने उस अलार्म को चेक नहीं किया था। तो यहाँ पर जो है इसका मेन रूट कॉज जो है हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों एग्जाम्पल के थ्रू जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसके रूट कॉज को जो है हम इस 5 एनालिसिस यानी कि वाई जो एनालिसिस है इसकी मदद से जो है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं फेलर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये फेलर मोड इफेक्ट एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में। तो ये जो FMEA है ये एक ऐसा टूल है कि जिसकी मदद से हम पोटेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम की वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फेलर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस ये एक सिस्टमैटिक और प्रोएक्टिव मेथड है प्रोसेस को इवैल्यूएट करने के लिए। तो इसकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां पर और कैसे इस प्रोसेस में जो है ये फेल हो रहा है और इसका जो रिलेटिव इम्पैक्ट है डिफरेंट फेलर्स का वो कैसे हो रहा है, कहां पर हो रहा है वो भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि इसकी मदद से हम प्रोसेस में उस पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसकी ज्यादा जरूरत है उसको चेंज करने की। तो फेलर मोड इफेक्ट एनालिसिस इस टूल का इस्तेमाल करके हम कुछ पॉइंट्स को जो है यहाँ पर रिव्यू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि प्रोसेस में हम यहाँ पर स्टेप जो है वो क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद उस प्रोसेस में जो भी स्टेप्स है उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर कौन सा फेलर मोड्स है, यानी कि यहाँ पर किसकी वजह से यहाँ पर गलत हो सकता है वो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद है फेलर कॉजेस, यानी कि ये जो फेलर मोड्स है इसकी वजह से क्या कॉजेस हो रहे हैं, क्या फेलर कॉजेस हो रहे हैं वो भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। और फिर उसके बाद है फेलर इफेक्ट्स, यानी कि हर एक जो फेलर है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं।
यानी कि जो भी टीम है वो जब फेलर मोड इफेक्ट एनालिसिस का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे पहले प्रोसेस को इवैल्यूएट करते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें क्या पॉसिबल फेलर्स हो सकते हैं और फिर उसके बाद उसको वो प्रिवेंट करते हैं। अब वो प्रिवेंट कैसे करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है उसको करेक्ट करके या फिर उसमें प्रोएक्टिवली ऐसी स्टेप लेते हैं कि जिसकी वजह से उस प्रोसेस में होने वाले जो भी पॉसिबल फेलर्स है वो वहां पर ना हो। यानी कि यहाँ पर प्रोएक्टिव स्टेप ली जाती है रादर देन रिएक्टिव स्टेप। तो चलिए अब जानते हैं कि ये जो FMEA है इसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये जो प्रोसेस है ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के शुरुआत में ही हम आइडेंटिफाई करते हैं उन सभी प्रोबेबल फेलर मोड्स को जो हो सकते हैं। और ये जो एनालिसिस है ये बेस होता है एक्सपीरियंस के ऊपर, रिव्यू के ऊपर, ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर और अगर पॉसिबल अगर हो सके तो यहाँ पर आपको एक्चुअल डाटा का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नया डिजाइन हो या फिर प्रोसेसेस हो उसमें एक्चुअल हिस्टोरिक जो डाटा है वो हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रॉक्सी जो डाटा है वो अवेलेबल हो सकता है, वो भी सिमिलर डिजाइन से या फिर प्रोसेसेस से। तो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर असाइन करना एक वैल्यू को जिसकी स्केल रहेगी 1 से 10 के बीच में। और ये जो वैल्यू है ये हमें देनी होती है सेवरिटी के लिए हो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस हो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन हो उसके लिए। तो हर एक जो पोटेंशियल फेलर मोड्स है उसके लिए जो है हमें असाइन करनी होती है एक वैल्यू। यानी कि हर एक फेलर मोड को यहाँ पर हम 3 नंबर्स देंगे और उस तीनों नंबर को यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है साथ में और उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो हमें मिलेगा रिस्क प्रायोरिटी नंबर। तो ये जो RPN है यानी कि रिस्क प्रायोरिटी जो नंबर है ये एक प्रायोरिटी वैल्यू होती है कि जिसकी मदद से हम फेलर मोड को यहाँ पर रैंक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट अगर नंबर है इसका मतलब ये है कि ये डिमांड कर रहा है कि जो भी एक्टिविटी है उसमें ज्यादातर अर्जेंट बेसिस के ऊपर वहां पर इंप्रूवमेंट करना है। तो चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल यानी कि एक चार्ट की मदद से समझते हैं ताकि आपको FMEA के बारे में टोटल जानकारी मिल जाए। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि यहाँ पर सबसे पहले है प्रोसेस स्टेप, यानी कि यहाँ पर हर एक स्टेप जो है हर एक प्रोसेस में आप क्या लेने वाले हो वो यहाँ पर देखना है। फिर उसके बाद है पोटेंशियल फेलर मोड, यानी कि हर एक जो स्टेप है उसमें क्या पोटेंशियल फेलर मोड आ रहे हैं, यानी कि कौन से स्टेप के कारण यहाँ पर गलत हो सकता है वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उसके बाद है पोटेंशियल फेलर इफेक्ट, यानी कि ये जो फेलर मोड हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है इसकी वजह से क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद है सेवरिटी, यानी कि इसकी जो सेवरिटी है वो कस्टमर के ऊपर कितना इफेक्ट डाल सकती है वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उसके बाद है पोटेंशियल कॉजेस, यानी कि ऐसे कौन से कारण है कि जिसकी वजह से ये गलत हो सकता है वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उसके बाद है ऑकरेंस, यानी कि ये जो है ये फ्रीक्वेंटली कितनी बार इसका जो कॉजेस है वो यहाँ पर हो रहा है वो भी हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उसके बाद है करंट प्रोसेस कंट्रोल्स, यानी कि हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स है जिसकी वजह से इस फेलर मोड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उसके बाद है डिटेक्शन, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इस फेलर मोड की होने की या फिर इसके कॉज की होने की वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उसके बाद है RPN, यानी कि रिस्क प्रायोरिटी नंबर, और ये जो रिस्क प्रायोरिटी नंबर है ये जो है ये मल्टीप्लीकेशन होता है सेवरिटी का, ऑकरेंस का और डिटेक्शन का। ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें रिस्क प्रायोरिटी नंबर जो है यहाँ पर मिलता है। और फिर उसके बाद है एक्शन रिकमेंडेड, यानी कि ये जो फेलर मोड है इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या एक्शन यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं वो एक्शन हमें यहाँ पर लिखनी होती है। तो यहाँ पर सेवरिटी यानी कि जो भी फेलर इवेंट है उसका इम्पैक्ट कितना है, यहाँ पर उसकी सेवरिटी कितना है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी कि फेलर इवेंट का यहाँ पर इम्पैक्ट कितना है, उसका सेवरिटी कितना है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है। और इसको जो है हम 1 से 10 तक की जो स्केल है उसके ऊपर यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर स्कोर ज्यादा है इसका मतलब इसका जो है यहाँ पर हाई इम्पैक्ट इवेंट है, और अगर यहाँ पर इसका लो स्कोर आता है तो इसका मतलब ये जो इवेंट है इसका लो इम्पैक्ट है। फिर उसके बाद है ऑकरेंस, यानी कि जो फेलर इवेंट है उसके ऑकरेंस होने की यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई की जाती है, और यहाँ पर भी 1 से 10 तक की जो स्केल है वो यहाँ पर स्कोर दिया जाता है। अगर यहाँ पर हाई स्कोर है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी इवेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन अगर यहाँ पर लो स्कोर अगर आता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो फेलर इवेंट है इसके ऑकरेंस होने की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है।
फिर उसके बाद है डिटेक्शन, यानी कि जो भी प्रोसेस की एबिलिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए वो जो फेलियर इवेंट्स है जो होने वाला है उसको डिटेक्ट करना। तो इसको भी जो है हमें यहाँ पर 1 से 10 तक स्केल जो है वो यहाँ पर स्कोर देना होता है। तो अगर प्रोसेस कंट्रोल से अगर हम इस इवेंट को अगर आइडेंटिफाई अगर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लो स्कोर जो है यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रोसेस कंट्रोल से इस इवेंट को अगर हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो इसका जो स्कोर है फिर वो हाई हो जाता है। फिर उसके बाद है रिस्क प्रायोरिटी नंबर। अब ये जो रिस्क प्रायोरिटी नंबर है तो ये जो है ये ओवरऑल इवेंट का रिस्क स्कोर होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सेवरिटी कितना है, ऑकरेंस कितना है और उसका डिटेक्शन कितना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है तो उसे हम रिस्क प्रायोरिटी नंबर कहते हैं। यानी कि ऐसा इवेंट कि जहां पर रिस्क प्रायोरिटी जो नंबर है वो अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ये डिमांड करता है कि यहाँ पर इमीडिएट आपको अटेंशन देने की जरूरत है। लेकिन अगर आरपीएन जो है वो अगर लो स्कोर है, इसका मतलब ये है कि ये कम रिस्की है। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोसेस स्टेप लेते हैं एटीएम पिन ऑथेंटिकेशन की। तो इसके लिए पोटेंशियल फेलियर मोड क्या हो सकते हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अनऑथराइज यहाँ पर एक्सेस हो सकता है या फिर ऑथेंटिकेशन जो है वो भी फेलियर हो सकता है। तो हमने यहाँ पर 2 पोटेंशियल फेलियर मोड जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं। अब इसकी वजह से क्या पोटेंशियल फेलियर इफेक्ट हो सकते हैं वो भी हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। तो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर अनऑथराइज जो है कैश विड्रॉल हो सकती है या फिर यहाँ पर जो कस्टमर है वो काफी ज्यादा डिससैटिस्फाई हो सकता है। और ऑथेंटिकेशन जो फेलियर है उसकी वजह से यहाँ पर फेलियर इफेक्ट हो सकता है कि यहाँ पर एना जो कस्टमर है वो यहाँ पर हो सकता है, यानी कि कस्टमर जो है वो यहाँ पर नाराज हो सकता है। अब हमें यहाँ पर इसकी जो सेवरिटी है उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो पहला जो फेलियर मोड है जो है अनऑथराइज एक्सेस का, तो यहाँ पर हम सेवरिटी यहाँ पर दे सकते हैं 8 स्केल। उसी प्रकार ऑथेंटिकेशन जो फेलियर है उसकी सेवरिटी हम यहाँ पर दे सकते हैं 3 स्केल। अब है पोटेंशियल कॉजेस। तो पहला जो फेलियर मोड है उसकी वजह से जो पोटेंशियल कॉजेस हो सकते हैं वो ये कि यहाँ पर जो है एटीएम कार्ड यहाँ पर लॉस हो सकता है या फिर कोई चुरा के भी ले जा सकता है। और दूसरा जो केस है यानी कि ऑथेंटिकेशन जो फेलियर है इसमें पोटेंशियल कॉज हो सकता है कि यहाँ पर नेटवर्क जो है वो फेलियर हो सकता है। फिर उसके बाद है ऑकरेंस। तो इसके ऊपर जो है हमें यहाँ पर नंबरिंग करनी है। तो इसका जो फेलियर इवेंट होने का जो ऑकरेंस है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम यहाँ पर लिखते हैं 3। वैसे ही दूसरे केस में हम यहाँ पर इसका ऑकरेंस लिखते हैं 5 स्केल। फिर उसके बाद है करंट प्रोसेस कंट्रोल्स, यानी कि इसके लिए हम क्या एग्जिस्टिंग कंट्रोल ले सकते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना होता है। तो अगर एटीएम कार्ड का अगर हमने 3 बार इस्तेमाल किया है और उसका जो ऑथेंटिकेशन है वो अगर फेल हो जाता है तो यहाँ पर एटीएम कार्ड जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो दूसरे केस में जो है हम यहाँ पर लोड बैलेंसर जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि जो भी वर्कलोड है अक्रॉस नेटवर्क लिंक के ऊपर तो उसको हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सके। फिर उसके बाद है डिटेक्शन। तो डिटेक्शन के ऊपर भी हमें यहाँ पर स्केल करना होता है। तो पहली केस में जो है हम यहाँ पर 3 नंबर जो है यहाँ पर स्केल करते हैं और दूसरे केस में जो है हम यहाँ पर 5 जो है वो स्केल करते हैं। और ये जो हमने यहाँ पर सेवरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्शन के ऊपर जो हमने स्केलिंग किया है वो कभी भी 1 से 10 के बीच में ही होना चाहिए। यानी कि हमें देखना है कि उसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है। अगर ज्यादा इम्पैक्ट है तो हमें यहाँ पर स्केलिंग ज्यादा करनी है और अगर लो इम्पैक्ट है तो उसकी स्केलिंग हम कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आरपीएन यानी कि रिस्क प्रायोरिटी नंबर। और ये जो रिस्क प्रायोरिटी नंबर है इसको कैलकुलेट करते हैं सेवरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्शन का मल्टीप्लिकेशन करके। तो पहले केस में यहाँ पर आता है 72 और दूसरे केस में आता है यहाँ पर 75। यानी कि यहाँ पर प्रोसेस की जो हर एक स्टेप है उसका जो हर एक फेलियर मोड है उसके ऊपर हमें रैंकिंग करनी होती है सेवरिटी की, ऑकरेंस की और उसके डिटेक्शन लेवल की। और फिर उसके बाद इनकी मदद से जो है हम रिस्क प्रायोरिटी जो नंबर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिस्क प्रायोरिटी नंबर का जो फार्मूला है वो है सेवरिटी मल्टीप्लाई बाय ऑकरेंस मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन। तो यहाँ पर पहली केस में जो है यहाँ पर सेवरिटी की स्केलिंग है वो है 8, वैसे ही ऑकरेंस की स्केलिंग है वो है 3 और वैसे ही डिटेक्शन की स्केलिंग है वो है 3। और अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 72। तो इस तरीके से जो है आप फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस जो है वो कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं कि बो टाई जो मॉडल एनालिसिस होता है वो क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बो टाई मॉडल होता क्या है उसके बारे में।
तो बो टाई ये जो है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक पाथवेज का। अब इस पाथवेज में जो है जो भी कॉजेस है इवेंट के या फिर जो भी रिस्क है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो यहाँ पर बताया जाता है, जैसा कि आप इमेज के माध्यम से देख सकते हो। अब ये जो डायग्राम है ये एक बो टाई की शेप की तरह होती है। तो यहाँ पर हमें क्लियर डिफरेंशिएशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी जो भी रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट है और प्रोएक्टिव जो रिस्क मैनेजमेंट है उनके दरमियान। अब इस बो टाई डायग्राम में जो है 6 बेसिक जो है यहाँ पर स्टेप्स होते हैं जो आपको पता होना काफी जरूरी है। तो इसमें सबसे पहली स्टेप है वो है आइडेंटिफाई हजार्ड, जैसा कि आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली जो हमारी स्टेप है रिस्क को मैनेज करने की वो ये है कि हमें जो भी सोर्सेस है तो उसमें जो है हमें यहाँ पर हजार्ड को जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमें जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि इसके टॉप इवेंट क्या है, यानी कि जो हजार्ड है उसकी वजह से जो है क्या इवेंट यानी कि क्या जो है इंसिडेंट हो सकता है, तो उसको जो है हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। तो जो भी पोटेंशियल हजार्डस है उसको जो है हमें यहाँ पर जानने की जरूरत है और साथ ही साथ जो है इसको जो है हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो भी यहाँ पर हमें जानना काफी जरूरी होता है। फिर उसके बाद है कि हमें थ्रेड्स को जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है, जैसा कि आप इमेज के माध्यम से देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है जैसे कि हमें जो भी सिनारियो जो है हमें एक जो हम कंसीडर करते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर दुर्घटना हुई है तो उसकी वजह से जो है डायरेक्टली क्या कॉज हो सकते हैं इस टॉप इवेंट के जो है ऑकरेंस होने के, तो उसको जो है हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उसके बाद है कि हमें जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, जो भी इवेंट हुआ है या फिर इंसिडेंट हुआ है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है इसको हमें यहाँ पर इवेल्युएट करना होता है। जैसे कि हमें पता है कि कोई इंसिडेंट है वो अगर हो गया है तो उसकी वजह से जो भी सिनारियो जो है यहाँ पर क्रिएट होता है तो उसकी वजह से जो है क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो है ये हो सकते हैं, यानी कि उसकी वजह से क्या लॉस हो सकते हैं या फिर डैमेज हो सकता है, उसको हमें यहाँ पर इवेल्युएट करना होता है। फिर उसके बाद है कि हमें इसके लिए जो है प्रिवेंटिव जो बैरियर्स है उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि जो भी इवेंट है उसके जो भी होने वाले थ्रेट्स है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है हमें यहाँ पर एक बैरियर जो है आइडेंटिफाई करना होता है। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो कि हम यहाँ पर कोई भी इंसिडेंट होने से पहले जो है हमें यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो लेना काफी जरूरी होता है। फिर उसके बाद है कि हमें जो भी रिकवरी बैरियर्स है उसको हमें जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, यानी कि जो भी हादसा हुआ है इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद जो है हमें जो है वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है जो ज्यादा हो सकते हैं, मतलब उसकी वजह से जो है काफी ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं या फिर डैमेज हो सकता है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। तो वो जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको जो है हमें यहाँ पर जो है रिकवर करना है, यानी कि उसको मिनिमाइज करना है। तो उसको जो है हमें यहाँ पर बैरियर जो है वो अप्लाई करना है। मतलब यहाँ पर कोई अगर इंसिडेंट अगर हुआ है तो इमीडिएट जो है हमें उस पर्सन को अगर पर्सन को यहाँ पर इंजुरी हुई है तो उसको जो है हमें वहां पर जो है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है वो देनी है, ताकि उसको जो भी चोट लगी है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो वहां पर जो है ज्यादा ना हो। यानी कि जो भी टॉप इवेंट है यानी कि जो भी इंसिडेंट है जो अकर हुआ है तो उसको जो है हमें यहाँ पर रिकवर जो है वो करना है, वो यहाँ पर बैरियर जो है हमें यहाँ पर अप्लाई करना होता है, ताकि जो भी लॉसेस होने वाले हैं उसको जो है हम यहाँ पर कम कर सके। तो चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल है यहाँ पर फैक्ट्री फायर का, यानी कि फैक्ट्री में जो है आग लगने का। तो ये जो है यहाँ पर हमारा एक जो है टॉप इवेंट है। अब जो है ये कैसे हुआ, तो इसके लिए क्या थ्रेट है, तो ये जो है ये टेररिस्ट के कारण जो है फैक्ट्री में आग लग सकती है, क्रिमिनल्स के कारण जो है, या फिर स्टाफ को जो है सही से जो है वो ट्रेनिंग ना देने के कारण, वेल्डर की वजह से, इलेक्ट्रिकल मोटर के ओवरलोड होने की वजह से। तो ये जो है यहाँ पर थ्रेट है। अब ये जो थ्रेट है इसको अगर हमें प्रिवेंट करना हो तो उसके लिए जो है हम फायर डिटेक्शन जो सिस्टम है उसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जो भी वर्क सेफ्टी ट्रेनिंग है वो ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को अवेयर करने के लिए जो है हम यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर जो भी प्लांट है उसका जो है हम यहाँ पर रेगुलर मेंटेनेंस कर सकते हैं, या फिर रेगुलर जो है हम स्टाफ को जो है यहाँ पर ट्रेनिंग के माध्यम से जो है यहाँ पर अवेयर कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम यहाँ पर इसके प्रिवेंट में जो है वो कर सकते हैं। अब इसके थ्रेट तो हमने देख लिए, अब बात करते हैं कि इसके जो है इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अब फैक्ट्री में अगर आग लगती है तो इसकी वजह से जो है आदमी की जान भी जा सकती है, या फिर ज्यादातर इंजरी हो सकती है, या फिर जो भी बिल्डिंग है वो डैमेज हो सकती है, कंपनी की जो रेपुटेशन है वो यहाँ पर जो है डैमेज हो सकती है, और फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो ये जो है ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस है। अब ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है इसमें जो है ये कन्वर्ट ना हो, जो भी ये हमारा इवेंट है, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर जो है एक बैरियर जो है वो लगाते हैं। यानी कि जैसे ही फैक्ट्री में आग लगती है तो इमीडिएट जो है हमें पता चल जाए और इसके ऊपर हम जो है एक्शन
एक्शन ले सके, यानी कि इसके जो ये कॉन्सिक्वेंसेस जो हमने यहाँ पर देखे हैं ये इसमें तब्दील ना हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि फायर सप्रेशन जो सिस्टम है उसको जो है हम यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे सकते हैं, यानी कि जैसे फैक्ट्री में आग लगी है तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो है वहां पर हम उस पर्सन को जो है वहां पर फर्स्ट एड दे सके, ताकि उसकी जो है वहां पर उसको जो है ज्यादातर इंजरी ना हो या फिर उसकी वहां पर डेथ भी ना हो। फिर उसके बाद है कि फैक्ट्री में जो भी सिस्टम यहाँ पर लगाई है उसको जो है हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर टेस्ट करना है और वो चालू है कि नहीं है वो भी हमें देखते रहना है। फिर उसके बाद है कि इसके रिव्यूज का जो रेगुलर जो रोस्टर्स है उसको भी हमें यहाँ पर जो है मेंटेन करना है। और फिर उसके बाद है कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो सिस्टम है उसके बारे में भी जो है लोगों को यहाँ पर जागरूक करना है। तो ये जो है ये सारी जो है रिकवरी जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं उसको जो है हम यहाँ पर मिनिमाइज कर सके। तो इस तरीके से जो है ये बोटाई मॉडल होता है, यानी कि इस बोटाई मॉडल के द्वारा ही जो है आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि हजार्ड क्या है, इसके टॉप इवेंट क्या है, इसकी वजह से जो है क्या थ्रेट हो सकते हैं, इसके लिए हमें क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए, इसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके लिए हम क्या रिकवरी कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको बोटाई मॉडल के माध्यम से जो है वो पता चल जाता है। चलिए बात करते हैं फिशबोन डायग्राम की मदद से कि फिशबोन एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये फिशबोन डायग्राम होता क्या है उसके बारे में। तो फिशबोन डायग्राम को जो है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहा जाता है या फिर इसको इशिकावा डायग्राम भी कहा जाता है। फिशबोन जो डायग्राम है ये एक ग्राफिकल मेथड है, उसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे जो पॉसिबल कॉजेस होते हैं, वो भी इफेक्ट के लिए या फिर प्रॉब्लम्स के लिए। फिशबोन डायग्राम की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हो या फिर इफेक्ट है तो उसके बहुत सारे ऐसे पॉसिबल कॉजेस क्या है वो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो फिशबोन डायग्राम है इसको हमें कब इस्तेमाल करना है उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसका इस्तेमाल हमें तब करना है जब प्रॉब्लम्स के लिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके पॉसिबल कॉजेस क्या है। फिर उसके बाद है कि जब टीम की जो थिंकिंग है वो जब रट्स में चली जाती है तब उस वक्त जो है हम फिशबोन डायग्राम का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं फिशबोन डायग्राम के प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि जो प्रॉब्लम्स है उसके कॉजेस का क्या यहाँ पर मेजर कैटेगरीज है उसको हमें यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्म जो है वो करना होता है। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो आप जो है कुछ जो जेनरिक हेडिंग्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहला है मेथड्स, फिर उसके बाद है मशीन्स या फिर इक्विपमेंट, फिर उसके बाद है पीपल यानी कि मैन पावर हो गया, फिर उसके बाद है मटेरियल्स, फिर उसके बाद है मेजरमेंट और फिर उसके बाद है इन्वायरमेंट। तो ये जो 6 है ये यहाँ पर मेजर कैटेगरीज है वो भी कॉजेस की, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसके कॉजेस क्या है तो उस कॉजेस के यहाँ पर हमने मेजर जो कैटेगरीज है उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब एग्जाम्पल है कि कार में जो है ज्यादा पेट्रोल का जो है यहाँ पर कंज्यूमशन होता है। अब ये जो एग्जाम्पल है मतलब यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई, ये यहाँ पर इफेक्ट हो गया। अब हमें जो है यहाँ पर फिशबोन डायग्राम की मदद से जो है इसके प्रॉब्लम के कॉजेस क्या है और इसके मेजर जो कैटेगरीज क्या है उसको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो सबसे पहले जो है हम इसके जो मेजर कैटेगरीज है जो हमने 6 यहाँ पर इसके पहले देखे थे उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि हमने जो है यहाँ पर डिफाइन कर लिया है वो भी एक फिशबोन डायग्राम की मदद से। तो यहाँ पर है मशीनरी हो गया, मेथड हो गया, पीपल हो गया, मटेरियल हो गया, मेजरमेंट हो गया और इन्वायरमेंट हो गया। अब इस प्रॉब्लम के मेजर कैटेगरीज क्या हो सकते हैं वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। अब इस प्रॉब्लम के क्या कॉजेस हो सकते हैं जो इस कैटेगरी में आ सकते हैं उसको अभी हमें देखना है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम है या फिर इफेक्ट है कि कार में जो है पेट्रोल का यहाँ पर ज्यादा जो है वो कंज्यूमशन हो रहा है। तो अगर हम पहली कैटेगरी की अगर बात करें यानी कि लोगों की अगर बात करें तो इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो है मेंटेनेंस जो हैबिट है वो यहाँ पर इम्प्रॉपर हो सकती है, या फिर वहां पर जो है ओनर का यहाँ पर जो है मैनुअल नहीं हो सकता है, या फिर ड्राइविंग जो हैबिट है वो उसकी सही नहीं हो सकती है, या फिर जो ड्राइवर है वो यहाँ पर अनट्रेन हो सकता है। तो ये जो है ये इसके कॉजेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मेजर कैटेगरी के बारे में जो है मेथड। अब इस मेथड कैटेगरी में क्या कॉजेस आ सकते हैं, जैसे कि वो जो पर्सन है वो यहाँ पर फास्ट ड्राइविंग कर सकता है, या फिर वो जो है रॉन्ग गियर को जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो ये भी जो है ये कॉजेस हो सकते हैं। फिर उसके बाद है मशीनरी। तो मशीनरी की कैटेगरी में यहाँ पर आ सकते
सकता है, जैसे कि टायर का जो प्रेशर है वो सही से ना हो तो वो जो है वो इसमें आ सकता है, या फिर जो कार के पिस्टन्स है वो यहाँ पर वोर्न आउट हो गए हो वो भी यहाँ पर हो सकता है। फिर उसके बाद है मटेरियल की कैटेगरी, तो इसके अंदर कॉजेस आ सकते हैं जैसे कि गलत ऑयल का यहाँ पर इस्तेमाल करना, या फिर लुब्रिकेशन जो है वो सही से ना करना, या फिर पुअर क्वालिटी का जो पेट्रोल है उसका इस्तेमाल करना, तो ये भी जो है ये कॉजेस हो सकते हैं। फिर उसके बाद है मेजरमेंट कैटेगरी, तो इसके अंदर जो है वो कॉजेस आ सकता है जैसे कि ओडोमीटर को जो है प्रॉपरली यहाँ पर रीसेट ना करना। फिर उसके बाद है इन्वायरमेंट की कैटेगरी, तो इसके अंदर जो है वो कॉज आ सकता है जैसे कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होना। तो इस प्रकार जो है ये जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो इफेक्ट्स है तो इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं और वो जो कॉजेस है वो कौन सी कैटेगरी में आ सकते हैं, तो ये जो है ये हम फिशबोन डायग्राम की मदद से जो है यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि फॉल्ट ट्री एनालिसिस यानी कि FTA क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये फॉल्ट ट्री एनालिसिस यानी कि FTA होता क्या है उसके बारे में। तो दोस्तों, जब भी कोई एक्सीडेंट या फिर दूसरा कोई लॉस मेकिंग इवेंट अगर होता है तो उसके पीछे जो है बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर एक्सीडेंट होता है। तो ऐसा जो है कई सारे केसेस में जो है वो देखा गया है। तो फॉल्ट ट्री एनालिसिस जो है ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल जो है इवेंट को यहाँ पर ट्रेस करने के लिए किया जाता है। इवेंट यानी कि यहाँ पर जो भी एक्सीडेंट हो या फिर अदर लॉस मेकिंग जो भी घटना हुई है वो, तो यहाँ पर ऐसे कौन से ऐसे फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से जो है ये यहाँ पर इवेंट हुआ है, तो ऐसे फैक्टर्स को जो है यहाँ पर ट्रेस किया जाता है वो भी फॉल्ट ट्री एनालिसिस की मदद से। अब इसका जो इस्तेमाल है वो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस और डिटेल हजार्ड असेसमेंट में भी जो है वो किया जाता है। अब फॉल्ट ट्री जो है ये एक लॉजिक डायग्राम है जो मल्टी कैजुअलिटी के प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है बेस है, जिसमें ये जो फॉल्ट ट्री है ये ट्रेस करती है सभी ब्रांचेस को उस इवेंट्स के, यानी कि जो भी एक्सीडेंट हुआ है तो उसके पीछे जो भी मल्टीपल कॉजेस है, यानी कि वो जो मल्टीपल कॉजेस है वो हो गए इसके ब्रांचेस और जो एक्सीडेंट है वो हो गया इसका इवेंट। तो वो जो सभी ब्रांचेस है, वो जो सभी मल्टीपल कॉजेस है उसको जो है यहाँ पर ट्रेस करता है, यानी कि वो जो मल्टीपल कॉजेस है कि जिसकी वजह से जो है ये एक्सीडेंट या फिर कोई फेलर हुआ है तो उसको जो है यहाँ पर ट्रेस करता है। तो इसमें जो है कुछ सिंबल के सेट का जो है इस्तेमाल किया जाता है, लेबल्स का और आइडेंटिफायर्स का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से देख पा रहे हो, ये जो सिंबल है ये है एंड गेट का, और इसका मतलब ये होता है कि जब सभी इनपुट एग्जिट होते हैं तभी जो है हमें आउटपुट एग्जिट यहाँ पर जो है वो मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सभी इनपुट जब एग्जिट रहेंगे तभी जो है हमें इसका जो है आउटपुट एग्जिट मिलेगा। मतलब जैसे कि आग लगने के लिए जो है 3 फैक्टर की जरूरत होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। अब ये जो तीनों हो गए ये हो गए हमारे तीनों इनपुट। अब ये जो तीनों यहाँ पर जब प्रेजेंट रहेंगे तभी जो है हमें इसका आउटपुट मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि सभी जो इनपुट यहाँ पर एग्जिस्ट रहेंगे तभी जो है इसका हमें आउटपुट एग्जिस्ट मिलेगा। फिर उसके बाद का सेकंड सिंबल आप यहाँ पर देख पा रहे हो वो है ऑर गेट का। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब कोई भी एक सिंगल इनपुट एग्जिस्ट रहेगा तब जो है हमें इसका आउटपुट एग्जिस्ट मिलेगा, तो तभी जो है हमें इस ऑर गेट का जो है यहाँ पर इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि इग्निशन हो गया, तो इग्निशन जो है इसके लिए जो है कोई भी अगर एक इनपुट रहेगा तो हमें यहाँ पर इग्निशन मिलेगा। अब इग्निशन जो है ये यहाँ पर जो है इसका आउटपुट एग्जिस्ट है, और कोई भी इनपुट एग्जिस्ट अगर उसके लिए चाहिए तो वो रहेगा कि जैसे कि आप लाइटर का एग्जांपल ले सकते हो, यानी कि लाइटर से अगर हीट अगर मिलती है तो यहाँ पर जो है इग्निशन मिलता है। तो ये जो है ये ऑर गेट का जो है यहाँ पर एग्जांपल बन जाता है। फिर उसके बाद का थर्ड यहाँ पर आप सिंबल देख सकते हो वो है रेक्टेंगल का। अब रेक्टेंगल का मतलब ये होता है कि फॉल्ट इवेंट जो है वो खास तौर से तब होता है जब ज्यादातर जो बेसिक फॉल्ट इवेंट होते हैं उसकी वजह से। तो इसको जो है हम एग्जांपल से आगे में समझने वाले हैं। फिर उसके बाद का फोर्थ सिंबल है वो है यहाँ पर सर्कल का, और ये जो है प्राइमरी फेलर है, यानी कि कोई भी इवेंट होने के पीछे में जो है एक प्राइमरी जो है फेलर होता है कि जिसकी वजह से जो है एक्सीडेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो वो जो प्राइमरी फेलर होता है उसको हम सर्कल से जो है यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो आगे में हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको जो है इसका कैसे इस्तेमाल होता है वो क्लियरली पता चली जाएगा। अब ये जो सिंबल हमने यहाँ पर देखे हैं इसमें जो है कई सारे जो है वेरिएशंस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉल्ट ट्री एनालिसिस में।
अब फॉल्ट ट्री जो डायग्राम होती है उसको जो है हम टॉप से डाउन तक जो है यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है अनडिजायर्ड इवेंट का। अब इसको जो है टॉप इवेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायग्राम के टॉप पर जो है इसको प्लेस किया जाता है इसकी वजह से, जैसा कि आप यहाँ पर एंड गेट देख सकते हो। फिर उसके बाद है कि ये जो अनडिजायर्ड जो इवेंट हुआ था तो ये किस फैक्टर की वजह से हुआ था, ऐसे कौन से जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूटरी जो है फैक्टर्स है, कौन से ऐसी फॉल्ट कंडीशंस है कि जिसकी वजह से जो है ये ऐसा इवेंट हुआ था, तो उसको जो है आपको यहाँ पर ड्रॉ करना होता है। और वो जो आपने फॉल्ट कंडीशंस यहाँ पर आइडेंटिफाई की है कि जिसकी वजह से जो है ये अनडिजायर्ड इवेंट हुआ था, तो वो जो फॉल्ट कंडीशंस है तो उसके भी जो है कोई कॉजेस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से जो है ये फॉल्ट कंडीशंस हुई थी। तो ऐसे जो है आपको यहाँ पर जो है फॉल्ट ट्री बनानी होती है। मतलब यहाँ पर ये जो है ये इनलेस होती है क्योंकि यहाँ पर जो है मल्टीपल जो है यहाँ पर कॉजेस होते हैं वो यहाँ पर इवेंट होने के। मतलब जब भी आप फॉल्ट ट्री एनालिसिस बनाते हो तो जो भी अनडिजायर्ड इवेंट है तो उसके नीचे में जो है उसके सारे जो है ऐसे ब्रांचेस आते हैं उस इवेंट के, और फिर ऐसे जो ब्रांचेस है वो हमें बनाने होते हैं जब तक हमें इसका प्राइमरी जो फेलर है वो नहीं मिलता है। यानी कि जो इवेंट हुआ था, जो हादसा हुआ था, तो वो किस कारण की वजह से जो है हुआ था, उसका प्राइमरी यहाँ पर फेलर क्या है, वो जब तक हमें नहीं मिलता है तब तक हमें ये जो फॉल्ट ट्री है वो बनानी होती है। और जब हमें प्राइमरी फेलर मिल जाता है तब जो है हमें इसको स्टॉप कर सकते हैं। अब ये पूरी प्रोसेस में जो है सबसे ट्रिकेस्ट वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली में ये होता है कि यहाँ पर जो फेलर वाला जो सीक्वेंस है उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना। तो चलिए अब हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं और उसकी वजह से जो है इसको समझते हैं। अब आपके सामने में जो है ये एक सिंपल फायर की फॉल्ट ट्री एनालिसिस जो है वो हमने यहाँ पर की है। तो आप यहाँ पर डायग्राम की मदद से जो है उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है आप समझ सकते हो कि फायर यानी कि आग लगने के लिए जो है यहाँ पर 3 चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि फ्यूल, ऑक्सीजन और इग्निशन सोर्स। अब ये जो तीनों इग्निशन सोर्स है यानी कि ये सभी इनपुट्स हो गए। जब ये तीनों सारे इनपुट्स जो है वो जब कंबाइन होंगे और उसके बाद ही जो है हमें इसका आउटपुट जो है वो मिलेगा, यानी कि फायर मिलेगा। तो इसको जो है हमने यहाँ पर एंड गेट से जो है यहाँ पर कनेक्ट किया है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से जो है वो देख सकते हो। अब आप यहाँ पर ये नोटिस कर सकते हो कि जहां पर जो है हमने एंड गेट को जो है यहाँ पर कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर जो तीनों जो यहाँ पर जो चीजें हैं जैसे कि फ्यूल, ऑक्सीजन और इग्निशन, ये तीनों जब एक साथ मिलेगी वो भी एट द सेम टाइम, तभी जो है हमें यहाँ पर जो है टॉप इवेंट मिलेगा। अब यहाँ पर टॉप इवेंट जो है वो है फायर। अब इस सिनारियो में जो है एग्जांपल से जो है आपको ये भी पता चलता है कि यहाँ पर जो भी फ्यूल है उसके भी जो है यहाँ पर पॉसिबल 3 सोर्सेज जो है वो हो सकते हैं। तो जो 3 पॉसिबल यहाँ पर सोर्सेस है फ्यूल के, तो उसको जो है यहाँ पर ऑर गेट से जो है यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। सेम उसी प्रकार जो है आप यहाँ पर इग्निशन को भी देख सकते हो, सोर्स ऑफ इग्निशन को देख सकते हो कि इसके पीछे भी जो है 3 यहाँ पर जो है पॉसिबल यहाँ पर सोर्सेस हो सकते हैं इग्निशन होने के। तो इसको भी जो है यहाँ पर ऑर गेट से जो है यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर इग्निशन का जो अगर एग्जांपल का अगर हम देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया था लाइटर। अब लाइटर अगर है आपके पास तो लाइटर की वजह से जो है आपको इग्निशन जो है वो यहाँ पर रिजल्ट मिल सकता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर ऑर गेट में देख सकते हो कि ऑर गेट का मतलब क्या है कि कोई भी एक सिंगल अगर इनपुट अगर रहता है तो उसकी वजह से जो है हमें आउटपुट एग्जिस्ट मिलता है। यानी कि यहाँ पर सिंगल अगर लाइटर भी अगर रहेगा तो लाइटर की फ्लेम की वजह से जो है यहाँ पर इग्निशन का रिजल्ट हमें मिल सकता है। या फिर दूसरा भी जो है हम यहाँ पर इग्निशन का जो है यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं ऑर गेट को अटैच करने का, कनेक्ट करने का, वो है कि जलती हुई सिगरेट। तो ये भी जो है एक यहाँ पर इग्निशन सोर्स जो है वो बन जाता है। अब इस एग्जांपल में जो है आप ये भी देख सकते हो कि ऑक्सीजन का जो है यहाँ पर सिंगल सोर्स है। एग्जांपल के तौर पर ऑक्सीजन जो है वो आपको एटमॉस्फेयर से ही जो है वो मिल जाता है। तो ये जो है इसका सिंगल सोर्स हो गया। और फ्यूल के जो है हम यहाँ पर जो है कई सारे सोर्सेज देख सकते हैं, इग्निशन के भी जो है कई सारे सोर्सेज देख सकते हैं। अब अगर आपको जो भी लॉस हुआ है यानी कि जो फायर हुई है उसको प्रिवेंट अगर करना है तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर एग्जामाइन करना पड़ेगा इस डायग्राम को। यानी कि यहाँ पर एंड गेट जो है जहां पर ये जो कनेक्ट हुआ है तो उसके पहले में जो भी हमारे जो है यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया है तो उसको जो है हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज की वजह से जो है यहाँ पर जो है ये टॉप इवेंट हुआ है, यानी कि आग लगी है, फायर लगी है। तो इस लॉस को जो है हम तभी प्रिवेंट कर पाएंगे जब हम ये जो सारी कंडीशंस है इसमें से एक भी जो कंडीशंस है इसको अगर हम प्रिवेंट करते हैं तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर फॉल्ट ट्री एनालिसिस जो है वो कर सकते हो और इसके पीछे क्या रूट कॉज है जिसकी वजह से जो है ये टॉप इवेंट हुआ था वो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कि इवेंट ट्री एनालिसिस यानी कि ETA क्या होता है उसके बारे में।
तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इवेंट ट्री एनालिसिस यानी कि ईटीए होता क्या है उसके बारे में। तो ये जो है ये एफटीए के लिए एक कॉम्प्लीमेंटरी टेक्निक है। ये एफटीए यानी कि फॉल्ट ट्री एनालिसिस। अब फॉल्ट ट्री एनालिसिस क्या होता है तो उसके ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ये जो है ये डिफाइन करता है कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट्स को, जो प्राइमरी यानी कि जो इनिशिएटिंग जो इवेंट होता है उसको जो है यहाँ पर फ्लो करता है। अब इवेंट ट्री का जो है इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो भी लॉस मेकिंग इवेंट्स होते हैं तो उसके पीछे में जो है क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और यहाँ पर जो है इसकी मदद से जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जाता है ताकि जो भी नुकसान हो उसको रोकने के बजाय उसको कैसे कम किया जा सके, उसके क्या तरीके हैं वो यहाँ पर ढूंढे जा सके। अब इवेंट ट्री एनालिसिस जो है उसको कैरिड आउट करने के जो है कुछ यहाँ पर स्टेजेस है, जो यहाँ पर हम 5 स्टेजेस देखने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि जो भी प्राइमरी इवेंट है तो उसको जो है हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। सेकंड है कि जो भी प्राइमरी इवेंट हमने यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई किया है तो उसके साथ में जो भी कंट्रोल्स हम यहाँ पर ले सकते हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई आग लगी है तो वो हमारा प्राइमरी इवेंट हो गया। अब इसके साथ डील करने के लिए जो है हम क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं, जैसे कि हम जो है ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम जो है यहाँ पर स्प्रिंकलर जो है वो लगा सकते हैं, यानी कि उसकी मदद से जो है हम यहाँ पर आग को जो है जल्दी से जल्दी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड है यहाँ पर अलार्म सिस्टम। तो इसकी मदद से जो है हम यहाँ पर जो भी प्राइमरी इवेंट होता है तो उसके साथ डील करने के लिए जो है हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। थर्ड है यहाँ पर कि जो यहाँ पर इनिशिएटिंग इवेंट है तो उसके साथ में शुरू में जो है हमें इवेंट ट्री को जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है और फिर बाद में उसको जो है प्रोसीड करना है, वो भी सेफ्टी फंक्शंस के जो फेलर्स है उसके थ्रू। फोर्थ है यहाँ पर कि एक्सीडेंट सीक्वेंस से जो भी हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलता है उसको जो है हमें यहाँ पर एस्टेब्लिश करना है। और फिफ्थ है यहाँ पर कि जो भी क्रिटिकल फेलर्स है उसको हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है और उसको जो है यहाँ पर एड्रेस करने की यहाँ पर जरूरत होती है। तो ये जो है ये 5 स्टेजेस है जिसकी मदद से जो है हमें यहाँ पर इवेंट ट्री एनालिसिस जो है वो कैरिड आउट करना होता है। अब आगे में हम इसका एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इवेंट ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के जो है यहाँ पर कई सारे जो है ऐसे तरीके हैं। तो खास तौर से हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं बुलियन या फिर बाइनरी जो लॉजिक गेट्स है उसका। अब यहाँ पर जो हम गेट का इस्तेमाल करते हैं उसके खाली 2 ही ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सक्सेस हो या फिर फेलर हो, यस हो या फिर नो हो, ऑन हो या फिर ऑफ हो। अब इसकी जो शुरुआत है वो इनिशिएटिंग जो इवेंट है उसके साथ में लेफ्ट साइड से जो है इसकी शुरुआत होती है और इसकी जो प्रोग्रेस है वो फिर राइट साइड में होती है, यानी कि इसकी जो ब्रांचिंग है वो ऐसे प्रोग्रेसिवली जो है वो होती जाती है। तो हर एक जो ब्रांचिंग पॉइंट है उसको जो है हम यहाँ पर नोड कहते हैं। अब यहाँ पर सिंपल इवेंट जो ट्रीज है उसको प्रेजेंट किया जाता है सिस्टम लेवल पर और फिर जो है इसकी यहाँ पर डिटेल्स जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए अब हम इसको जो है एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर इमेज की मदद से यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 3 स्टेज जो है सिस्टम्स है फेलर सीक्वेंस के, जिसमें है सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 और फिर ये जो सिस्टम 1, 2, 3 है इसका फिर जो है आउटकम भी जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो डायग्राम की मदद से जो है आप यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो इनिशिएटिंग इवेंट और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन यहाँ पर होते जा रहा है ये है सक्सेस स्टेट। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इवेंट ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के यहाँ पर कई सारे तरीके हैं। तो उसमें जो है हम यहाँ पर बाइनरी जो लॉजिक गेट है उसका इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर जो गेट है उसके जो है खाली 2 ही ऑप्शंस है, एक है सक्सेस, दूसरा है फेलर। तो यही जो 2 ऑप्शंस है हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ पर ग्रीन में जो देख रहे हो वो है यहाँ पर सक्सेस स्टेट और डॉट डॉट जो रेड लाइन में आप देख रहे हो वो है फेलर स्टेट। तो यहाँ पर डायग्राम जो है वो आपको बताती है कि यहाँ पर जो है इनिशिएटिंग इवेंट है, एग्जांपल के तौर पर फायर का, और इसके जो है फिर सब सीक्वेंट जो ऑपरेशंस है या फिर जो है 3 सिस्टम जो फेलर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, एग्जांपल के तौर पर फायर सप्रेशंस। तो ये जो है ये खास तौर से तब ऑपरेट होंगे जब यहाँ पर इवेंट ऑकर होगा, यानी कि जब फायर होगी तभी जो है ये हमें यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हर एक जो सिस्टम है जैसे कि सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, तो यहाँ पर ये जो है ये ऑपरेट भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है और कुछ केसेस में जो है ये पार्शियली भी जो है ऑपरेट हो सकती है।
अब यहाँ पर हर एक जो सिस्टम है इसमें जो सक्सेस और फेलर है तो इसके कॉम्बिनेशन की वजह से हमें मल्टीपल जो है यहाँ पर पॉसिबल फाइनल आउटकम्स जो है वो मिलते हैं, जिसको यहाँ पर डायग्राम में जो है लेबल की मदद से जो है यहाँ पर दिखाया गया है, जो आप ए से लेकर एच तक जो है वो देख सकते हो जो इसके फाइनल आउटकम्स है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इवेंट्री एनालिसिस जो है वो कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन मेथड्स के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।